Good morning everyone. Today we have started Hindi subject chapter number 3 तुम कब जाओगे अतिथि। जैसे हमने एक मूवी देखा था, बहुत पहले आया था, उसमें परेश रावल और अजय देवगन था। तो उनके जब वो दादाजी घर पे रहने के लिए आते हैं तो उनके घर पे बहुत सारी मुसीबतें भी होती है और उनका स्वभाव उनको अच्छा नहीं लगता। वैसे ही आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अतिथि तुम कब जाओगे। वैसे ही पढ़ेंगे। पहले जो लेखक है उनका नाम है शरद जोशी। शरद जोशी 1931 और 1991 तक थे। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। उनका 1931 यानी 1931 को हुआ। उनका बचपन नौकरी में रहे, यानी गवर्नमेंट जॉब करते थे। फिर उन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया, यानी अपना जो पैशन था वो उनका लिखना था, तो वो उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। उन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। उन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाली प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलिया तिलिस्म रहा, किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग नाटक है कि उनके दो नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है जो है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है कि जिसे कोई भी पढ़ के आसानी से, छोटा बच्चा भी उसे समझ सके, वैसी सरल है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें मुहावरों का भी उपयोग किया है और परिहास यानी हास्य का भी उपयोग किया है। जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। उन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्ति की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना जब कोई हमारे घर पे बिन बुलाए आ जाता है। वैसे ये अतिथि भी वहाँ पे जाता है और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे कि अगर टीचर्स भी आपकी एग्ज़ाम बिना पूछे ले ले तो आपको भी धक्का लगता है ना कि ऐसे कैसे एग्ज़ाम ले ली। वैसे ही यह जो मेहमान है वह जाने का नाम ही नहीं लेता है। सो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर
तुम कब जाओगे अतिथि? आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार में मन में घूमड़ रहा है। जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना? उसकी तारीखें यानी डेट अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ कि मैं तुम्हें दिखा के तारीख बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है कि उसको आए 4 दिन हो गए हैं। वी हैव 4 days इन कमिंग। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है कि वह आए तो है, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके कि तुम आए हो और अपने पाँव की छाँव मेरे घर में रख चुके हो। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो कि मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, ये भी तुमने देखा है, और मैं कैसा हूँ वो भी तुम देख चुके हो। फिर भी तुम यही हो। अब तुम लौट जाओ कि तुम अब चले जाओ अतिथि। तुम्हारे अतिथि यानी पृथ्वी नहीं पुकारती कि तुम जहाँ से आए हो तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था कि जब वो आया था तो वह अंदर से हिल गया था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया कि जो उसकी बचत थी वह उसमें कटौती हो गई थी। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट यानी स्माइल के साथ मैं तुमसे गले मिला था यानी हग किया था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हें सम्मान यानी रिस्पेक्ट। मैं ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था कि हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम तभी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको खिलाते हैं, उनकी सेवा चाकरी करते हैं। वैसे ही इन लोगों ने भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि यह सेवा करके उनके मन में एक आशा थी। नेक्स्ट पेज। थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में तुम ले चले जाओगे कि जब तुम जाओगे तो हमने तुम्हारी जो सेवा चाकरी की है ये आग्रह करेंगे कि आप रुक जाए, ऐसा हम आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और कुछ अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे कि तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अच्छे अतिथि होते तो कब के चले गए होते, लेकिन तुम तो अपने पैर फंसा के यहीं हो और हम दुख झेल रहे हैं।
स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की कि हमने जो आपको रिस्पेक्ट दी थी वहाँ से अब तुम नीचे उतर आए हो, गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया कि रात को उन्हें हमने मूवी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सांपिय की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी। इसका वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है कि अच्छा अतिथि होता तो वो अच्छे से रहता, ऐसा वह सोच रहा है। किसी लॉन्ड्री पे देते हैं, जल्दी घुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। नेक्स्ट पेज। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, यानी चेंज की है। जो चादर है उन पर जो उन्होंने करवटें बदली थी उनकी वजह से सलवटें वहाँ पे पड़ चुकी है। गायब हो गई है। लुप्त का अर्थ है गायब हो जाना, कि जब हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है तब सामने वाले के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे, आकाश यानी स्काई, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कॉर्नरों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है, यानी साइलेंट हो गई है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है कि जो बातचीत करने की जो बात थी वह अब फिनिश्ड हो गई है, कि वो भी कुछ नहीं बोल रहा है और सामने वाला भी, और चर्चा के विषय चूक गए कि जो टॉपिक वाइज जो वो लोग बात करते थे वो भी अब ख़त्म हो गई है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले यानी ट्रांसफ़र, पुराने दोस्त,
परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है कि अब उन्हें गुस्सा आ रहा है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। पर तुम जा नहीं रहे, किसी अदृश्य गौन से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्यकार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, यानी जो उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो अब धीरे धीरे फिनिश्ड हो गई थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम नेक्स्ट पेज कि जब अतिथि आए थे तब उनके लिए अच्छा अच्छा खाना इन्होंने बनाया था। लेकिन वैसे भी मैं भी आपको कहती हूँ कि हमें किसी के घर जाना चाहिए, लेकिन हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि वो हमसे रूठ कर हमें ज़बरदस्ती बोल दे कि आप यहाँ से चले जाएं। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है कि हम भी कहीं रहने के लिए जाएंगे तो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन लास्ट में तो हमें अपना घर ही याद आता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वह यहाँ है तो हम कहीं और चले जाएं, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है। अगर हमें कोई गेट आउट कहे तो हमें कितना बुरा लगता है, जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी कि तुम्हारे खर्राटों के बाद जो दूसरी सुबह होगी वह तुम्हारे इस घर में 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सामानपूर्ण निर्णय यानी डिसीजन ले लो। मेरी सहनशीलता कि वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है कि आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि कि जो गॉड है वो हमें देखता नहीं है, फिर भी हमारे साथ है, आते हैं और चले जाते हैं। वैसे तुम भी जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा कि जो तुम्हारी रिस्पेक्ट थी वो हमारे दिल में वैसे ही रहेगी। यह मनुष्य अपनी वाली
पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ, कि उसका गुस्सा आप पे उतरे उससे पहले तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। कि हमें हमारी वजह से किसी और को परेशानी हो, ऐसा कार्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका परिवार हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर हो या आपके जो आस पड़ोस के लोग हो, उनको भी आपके द्वारा जो तकलीफ़ मिलती है वो ना मिले, ऐसा हमें कार्य हमेशा करना चाहिए। सो थैंक यू।